नमस्ते विद्यार्थियों। 15 तारीख को जो अपना स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रयास के द्वारा जो करवाया गया था, उस में एक संस्कृत का जो पार्ट था, संस्कृत वाले पार्ट के प्रश्नों का समाधान लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बड़े सहयोगी होंगे। तो अपन प्रत्येक प्रश्न का ज़्यादा समय, मुझे पता है परीक्षा नज़दीक है तो ज़्यादा समय नहीं है, अपन फटाफट फटाफट इन प्रश्नों का समाधान देख लेते हैं। हो सकता है कि आपके ये इन फ्यूचर काम में आए। पहला जो प्रश्न आता है वो पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्ण पूछे हैं। पाणिनी शिक्षा में सबको पता है 63 और 64 वर्ण की बात इसमें आती है। तो इसमें त्रिषष्ठी और चतुष्षष्ठी वा की बात आती है, 63 और 64। अगला जो प्रश्न आता है अपने कि अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण आपको सबको पता है 4 वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। अंग अह होता है इसमें, एक उपधमानी होता है और एक इसमें जीवामूलीय वर्ण होते हैं। अगली बात करें अपन इसमें, तो अगली बात के अंदर अगला प्रश्न अपना आता है कि प्रत्याहार होते हैं। तो प्रत्याहार सबको पता है। प्रत्याहार जो है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 होते हैं। वैसे तो कुल 44 होते हैं, लेकिन अपन कहते हैं कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 हैं, तो अपन पहले 42 को स्वीकार करेंगे। उसके बाद में 84 वाला जो प्रश्न आता है, झल प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। तो प्रत्याहार का आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। प्रत्याहार से संबंधित नित्य और निश्चित रूप से एक आधा प्रश्न जो है वो अपनी परीक्षा में हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रत्याहार कैसे देखे जाते हैं इसका भी बहुत गंभीरता से आप अध्ययन करें। इतना समय मेरे पास आपके लिए यहाँ नहीं है, क्योंकि आपका जहाँ हम अगर समझाने लग गया तो समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो आप इस पे विशेष ध्यान दें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्रत्याहार का संबंधित जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से आता है। झल प्रत्याहार का मतलब झ से लेके लय, माहेश्वर सूत्र जो है उसमें झ से लेके लय तक के जो वर्ण हैं उनके बीच में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को आपको बताना था यहाँ पे कि झल प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। तो झल प्रत्याहार में वर्गों का पहला वर्ण भी होता है, दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है और ऊष्म वर्ण भी होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन अपना बनता है ए वाला बन जाता है। तो इसमें याद रखेंगे वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण जो आते हैं वो झल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 85 नंबर का जो प्रश्न है, 85 नंबर का जो अपना प्रश्न आता है वो आता है कि अधोलिखिता नाम एकः उच्चारण स्थानम न अस्ति। एक उच्चारण स्थान नहीं है बिल्कुल। इस पे अपन विचार करते हैं। कंठ कंठ तो होता है उच्चारण स्थान, तालु भी होता है उच्चारण स्थान, मूर्धा भी होता है, लेकिन दंतोष्ठ जो है वो एक उच्चारण स्थान नहीं है, क्योंकि दंत और ओष्ठ दोनों अलग अलग उच्चारण स्थान है। तो दो उच्चारण स्थान मिलाकर के बनाया गया है। तो हमें तो यहाँ पूछा गया है कि एक उच्चारण स्थान नहीं है, तो एक उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है? दंतोष्ठ नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि अधोलिखिता नाम एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक है आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न ये तो से तो सबसे पहले पढ़ा है, स्पर्श जो होते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न नहीं होता। ईसत स्पृष्ट होता है, ईसत विवृत होता है, विवृत होता है, संवृत होता है, आपको सबको पता है। स्पर्श नहीं होता, स्पृष्ट होता है वो। तो इसमें आंसर अपना ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि प्रत्येक वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न भवन्ति। प्रत्येक वर्ण, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, मतलब हच हो, चाहे अच हो, चाहे हल हो, प्रत्येक वर्ण से आभ्यंतर यत्न, प्रत्येक वर्ण का जो आभ्यंतर यत्न होता है वो हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। तो इसमें अपना जो आंसर है वो इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है 88 नंबर का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को अपन देखते हैं, समझते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। इसमें 88 नंबर का जो है इसकी अपन बात कर लेते हैं। उपदेशे स्वराणाम इत संज्ञा का सूत्र अस्ति। उपदेशों में स्वरों की जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, बिल्कुल उपदेश में स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो हलंत्यम नहीं करता है, व्यंजन की करता है, चोटू भी व्यंजन की करता है। उपदेशे अज अनुनासिक इत, बिल्कुल ये जो इसका सी जो है, उपदेश में स्वर की जो इत संज्ञा होती है वो सी वाले ऑप्शन से में होती है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं 89 का। तो 89 वाला जो है वो अपन देखते हैं इसमें। ये आ गया 89 का प्रश्न। और 89 का प्रश्न क्या है? लोप आगम आदेश वर्ण विकारा वा। लोप आगम आदेश और वर्ण में जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो सूत्रात्मक जो है प्रश्न वो भी आपके इसमें दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न निस्संदेह परीक्षा में आते हैं। तो संधि इसमें आंसर सही इसमें बनेगा। उसके बाद में 90वां जो प्रश्न है, गंगे अमु अस्य संधि पद अस्ति। गंगे अमु ये जो है वो प्रकृति भाव का है। तो प्रकृति भाव के अंदर क्या होता है कि ये द्विवचनांत शब्द है और द्विवचनांत शब्द के साथ प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा का वैसा इसमें रह जाता है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो गंगे अमु ऐसा कैसा इसमें बन जाता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है 91 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी अपन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। 91वां जो प्रश्न है, 91वां प्रश्न वो क्या कहता है कि अनुस्वार से यही परसवर्ण अस्य एक उदाहरणम अस्ति।
है ना। अनुस्वार से यही प्रश्न, इसका जो उदाहरण आएगा वो अपना आ जाता है त्वयं चतुर। तो इसमें ये इसका उदाहरण बन जाता है। 92वां जो क्वेश्चन है वो समृद्धि अर्थ है क्या है, अव्यय। समृद्धि अर्थ है, ये जो अव्ययी भाव समास है उसके अंदर से प्रश्न लिया गया है। समृद्धि अर्थ में हमेशा याद रखें तू का होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 93वें प्रश्न में। 93वें प्रश्न की अपन बात करें तो 93वां प्रश्न जो है इसमें यूं कहा गया है कि अधिसृजम अस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। अधिसृजम जो शब्द है इसका अपने को समास विग्रह बताना है। अधि के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है, सप्तमी का प्रयोग हुआ तो सर्जी इति इसका उदाहरण और उत्तर बन जाता है। नवग्रह सप्तऋषि, ये जो शब्द है इसके अंदर समास पूछा था कौन सा है। हम क्या है प्रथम पद संख्यावाचक देख करके क्यों सोच लेते हैं कि इसमें द्विगु समास करते हैं। ये दो शब्द आप याद रखें, नवग्रह और सप्तऋषि है। अगर अपन करते हैं बात तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे हमेशा कर्मधारय समास बनता है, ये ध्यान रखेंगे। नवग्रह और सप्तऋषि शब्द अगर पूछा जाता है तो कर्मधारय समास की बात इसकी अपन करेंगे। उसके बाद भी अपन देखते हैं 95वां वाला प्रश्न। 95वें प्रश्न की बात करें तो 95 में क्या है इसको अपन देख लेते हैं। 95 में है अनेकम सुबंतम च अर्थे वर्तमानम। च अर्थे, ये इतना सा आपको समझना था। च के अर्थ में हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास इसमें होता है। समाहार द्वंद्व समास से नित्य रूपेण लिंग भवति, बिल्कुल बिल्कुल नपुंसक लिंग होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा भी गया था। समाहार द्वंद्व समास से नित्य रूपेण लिंग भवति, समाहार रूप में हमेशा नपुंसक लिंग होता है। 97 का अपन क्वेश्चन देखें तो 97 में अपन चलते हैं आगे। ये 97 का प्रश्न क्या कहता है कि पुमान स्त्रिया से एक उदाहरण अस्ति। पुमान स्त्रिया, पुमान स्त्री का शिवव नहीं है, रामव नहीं है, हरिय नहीं है, हंसव इसका उदाहरण, इसका उत्तर होगा। पुमान स्त्रिया सूत्र देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, गंभीरता से इसका अध्ययन कर लेना। पुरुष और स्त्री की बात करता है ये, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का ज्ञान होता है, वहां पे अपन बात करते हैं। शिवव में नहीं होता, रामव में नहीं होता, हरिय में नहीं होता, हंसव में हंस और हंसिनी दोनों का इसमें ज्ञान होता है, अतः इसमें हंसव सूत्र बनता है। बहुत अच्छा सूत्र है, इसको गंभीरता से देख लेना। 98वां वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्यतिहार बहुब्री समास से एक उदाहरण अस्ति। व्यतिहार में हमेशा युद्ध की जो बात आती है उसमें आती है। युद्ध से संबंधित उन्नशय नहीं है, विधवा वाला शब्द भी नहीं है, वीर पुरुष शब्द भी नहीं है, दंडा दंडी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दंड लकड़ी को कहते हैं, लकड़ी से जो युद्ध की बात आती है वो दंडा दंडी की बात आती है। दंडेसु दंडेसु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, इस प्रकार की इसकी बात आती है। अगली बात अपन करते हैं 99वां क्वेश्चन। 99वां वाला जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात कर लें। 99 वाले प्रश्न में क्या पूछा है इसकी अपन बात कर लें। अधियानम पदे प्रत्यय अस्ति। अधियान में सानच प्रत्यय होता है, निसंदेह इसमें कोई बात ही नहीं है, अधियान में सानच प्रत्यय होता है। 100वें वाले प्रश्न की अपन और चर्चा कर लेते हैं। 100वें वाला जो प्रश्न है वो क्या कहता है इसकी अपन बात करते हैं विद्यार्थियों। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आपको फटाफट फटाफट इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बस क्या पता काम आ जाए आपके। परीक्षा बहुत नज़दीक है, समय को देखते हुए थोड़ी सी शीघ्रता कर रहा हूँ। इसमें क्या है, खालिस्तान चय करना अधिकरणी चय, करना अधिकरण, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये बार बार परीक्षा में मैंने देखा है आया हुआ है। और इसमें लुट जो है इसका आंसर बनता है, लुट चय करना अधिकरणी का आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 101 का, प्र प्लस नम प्लस कत्वा। ये सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनता है। और इसमें बड़े ध्यान रखने वाली बात बनती है, यहाँ पे बच्चे चक्कर खा जाते हैं। हमें याद है कि जब धातु होती है और धातु से पहले जब उपसर्ग लगा होता है वहां पे कत्वा प्रत्यय के स्थान पे लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो कत्वा देख करके हम क्या कर देते हैं, कई बार इस प्रकार की बात कर लेते हैं, प्रणत्वा की बात कर लेते हैं, प्रणत्वा की बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं। हमें याद रखना है कत्वा की जगह लेप आएगा और इसका आंसर जो बनेगा वो पर्ण में बनेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, सेकंड ग्रेड में आया, उसी से प्रेरित होकर के मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा। आपको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, मैं इसे उम्मीद रखता हूँ। क्षत्रिय पदे प्रत्यय हस्ति, ये जो पद है क्षत्रिय, इसमें जो प्रत्यय आता है वो आपका घ प्रत्यय के अंदर आता है, ये भी आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट जो अपना 103 नंबर का प्रश्न होगा, उस 103 नंबर के प्रश्न की अपन चर्चा कर लेते हैं। 103 नंबर का प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों कि युष्मत शब्द से पंचमी एक वचन। तो इस युष्मत शब्द का त्वत होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। गुरु शब्द से सप्तमी एक वचन, गुरु शब्द का सप्तमी एक वचन गुरु होता है, निसंदेह कोई बात ही नहीं है। मति शब्द से द्वितीय बहुवचन, मति शब्द में द्वितीय बहुवचन की बात करते हैं तो मात्रा बड़ी होती है और इसमें विसर्ग लगी हुई होती है, ध्यान रखना है। ये एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन, और ये जो है ये जो है वो बहुवचन की बात इसमें की जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं 106 के क्वेश्चन। 106 का जो प्रश्न है विद्यार्थियों आपके सम्मुख, उसको अपन देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न मुझे, देखो मैंने तो बनाया है मेहनत करके, तो मुझे तो अच्छे लग ही रहे हैं, बाकी आपका जो कमेंट मुझे मिलेगा उससे मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों के प्रश्न कितने अच्छे लगे क्या नहीं लगा, उसके अपन विचार। हरि शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन पूछा है, तो द्वितीय बहुवचन सबको पता है हरीन होता है, री की मात्रा बड़ी होती है, नए के नीचे हलंत होता है, ये नहीं होता भी, ये मात्रा छोटी है, छोटी नहीं,
छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आपको पता है ये द्वितीया में षष्ठी में मात्रा हमेशा बड़ी आती है। फिर पूछा है वारी शब्द से, वारी शब्द का द्वितीय द्विवचन, तो ये वारी वाला बहुत कंफ्यूज करता है बेटा, ये ध्यान रखना। इसमें छोटी बड़ी मात्राओं का, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, छोटी बड़ी मात्राओं का होता है, वारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और इसके अंदर जो प्रश्न बनता है ये वाला जो अपना ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, वारिणी। वारी शब्द का द्वितीय द्विवचन पूछा तो छोटी और बड़ी, ऐसे याद रखो, छोटी और बड़ी वाली बात याद रखेंगे। फिर है रमा शब्द से सप्तमी बहुवचन। रमा शब्द का सप्तमी देखो, रमासु यहाँ पर भी है, रमासु यहाँ पर भी है, लेकिन ये स नहीं आता, स ये आता है ना, तो ये भी स वाला भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, ये कंफ्यूज करता है परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद बात कर लेते हैं 109 में। 109 क्या कहता है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अस्मत् शब्द से द्वितीय एकवचनम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये माँ नव नय में से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखो, अस्मत् शब्द द्वितीय एकवचन जो रूप होता है वो माँ होता है। उसके बाद बात करें वारी शब्द से संबोधने एकवचनम रूपे, ये संबोधन वाला प्रश्न जो आता है वो बच्चे कई बार क्या होता है कि सप्तमी तक याद कर लेते हैं, अधिकरण तक याद कर लेते हैं, संबोधन का कोई याद ही नहीं करता। ये ध्यान रखें, वारी में ई की मात्रा, ई की मात्रा है तो इसका संबोधन में ए बन जाता है, ए बन जाता है, तो ये आपको पता है संबोधन में हे वारे इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें तो 111 का जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। 111 का प्रश्न अपन देखते हैं। 111 में कहा है एत धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन से। आपको सबको पता है दो ही धातु अपनी जो आत्मनेपदी धातु हैं वो दो ही हैं, और एद और भू, तो इनमें से तो प्रश्न निश्चित रूप से आना है। तो एत धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन पूछा है, बहुवचन एधामहे होता है, ध्यान रखोगे। एद धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन तो एधेरन होता है। ये भी आप ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये एधेरन का कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखोगे। 113 का जो क्वेश्चन है उसके आगे मैं बढ़ता हूं। 113 का जो क्वेश्चन है उसमें है कि शब्दम श्रुत्वा चोरः, ये अव्यय से संबंधित प्रश्न है। चोरः है निर्गछत, अत्र उपयुक्त अव्यय है, तो यहाँ के लिए जो होता है शब्दम श्रुत्वा चोरः है बहिष, बहिष बाहर, बाहर, निर्गछत निकल जाता है, चला जाता है, आवाज सुन करके चोर निकल जाता है, बहिष इसमें आएगा। शयन है उड़ियति, उच्चैस, उच्चई शयन, बाज, बाज जो है ऊपर उड़ता है की बात आती है। अब हम बात कर लेते हैं 115 वाले क्वेश्चन की। तो 115 के क्वेश्चन में जो है क्या पूछा है वो अपन बात कर लेते हैं। 115 और 115 की बात कर लेते हैं अपन। प्रेजते पदे उपसर्ग अस्ति, प्रेजते, प्रे प्लस एजते होता है, बिल्कुल सबको पता है, इसमें ये आंसर बनेगा। आरोहति में आ नहीं होता, ये सबको पता होना चाहिए, आंग होता है, संस्कृत में आ कोई उपसर्ग नहीं होता है, आंग उपसर्ग होता है। 17 का प्रश्न कहता है कि अन अभीते कर्तरीकरणे, अन अभीते मतलब अप्रधान कर्ता और करण में हमेशा, अप्रधान कर्ता और करण में हमेशा कौन सी आती है, तृतीय विभक्ति आती है। अप्रधान कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 118 के क्वेश्चन। 118 के क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। स्पृहति प्रयोगी, स्पृहति प्रयोगे संप्रदानम, स्पृहति प्रयोगे संप्रदानम, साधु असाधु, बिल्कुल साधु और असाधु के प्रयोग में क्या होता है, सप्तमी कृष्ण है, मातरी साधु है, मातुले असाधु, इस प्रकार की बात हम पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। चलिए 120 का क्वेश्चन अपन देखते हैं। 120 वाला क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कहता है, 120 वाला क्वेश्चन पर वापिस निकालते हैं, तकलीफ वाली बात है। चलिए अनुक्त कर्मणि का विभक्ति, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्म में जो है, अनुक्त कर्म में हमेशा कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। राष्ट्र देव को नमन, संस्कृत में अनुवाद करना था तो नमो राष्ट्र देवाय, नमो राष्ट्र देवस्य नहीं होगा, नमो राष्ट्र देवानाम भी नहीं होगा, नमो राष्ट्र देवम भी नहीं होगा, बिल्कुल नमो राष्ट्र देवाय, है ना। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, देवाय में चतुर्थी विभक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। तो 122 के क्वेश्चन में क्या है, तो 22 का क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि अधोलिखिता नाम शुद्धम वाक्यम चिन्ह, शुद्ध वाक्य चुनना है। गुरु है शिष्य कुप्यति, नहीं ये तो शुद्ध नहीं है। सह प्रकृते चारु, नहीं 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 ये भी नहीं है। देवदत्त है सत्यम, देवदत्त है, देवदत्तम सतम मुष्णाति, बिल्कुल बिल्कुल। दूरते पर्वता ने, नो नेवर, यहाँ पे होगा देवदत्तम सतम मुष्णाति, बिल्कुल ये प्रश्न इसका सही बनेगा।
राम राज्याभिषेक कस्मिन कांडे भवति। राम राज्याभिषेक के साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। अभी तक 122 तक अपने ग्रामेटिकल थे। अब हम बात करते हैं साहित्य संबंधी। राम राज्याभिषेक होता है वो कौन से कांड में होता है? युद्ध कांड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। राम राज्याभिषेक वाला याद रखो, ये कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसमें युद्ध कांड में होता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 124 के प्रश्न की। और 124 का प्रश्न हमें क्या कहता है कि वाल्मीकि का प्रिय छंद सबको पता है, अनुष्टुप छंद है। वाल्मीकि, ध्यान रखो, प्रश्न पूछा जा चुका है। वाल्मीकि का प्रिय छंद अनुष्टुप है। महाभारत से दीर्घतम पर्व है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो कौन सा पर्व है? शांति पर्व है। कर्ण का सारथी पूछा है, कर्ण का सारथी शल्य, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, ये भी आप ध्यान रखो। 126 तक हम पहुंच गए हैं। 127 की अपन बात कर लें। 127 की अपन बात कर लें, फटाफट समाधान कर लेते हैं क्योंकि आपके पास भी समय कम है। कालिदास से प्रथम रूपक हस्ती। कालिदास का प्रथम रूपक का मतलब नाटक होता है। कालिदास का प्रथम नाटक होता है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र कालिदास का क्या है? प्रथम नाटक है। कुमार संभवम उपरी कुमार संभवम उपरी मल्लिनाथस्य एक टीका। तो कुमार संभव के ऊपर जो मल्लिनाथ की टीका है वो कौन सी है? संजीवनी है। उसके बाद बात करें अपन 129 वाले प्रश्न की। तो 129 का जो प्रश्न है वो क्या कहता है वो भी अपन बात कर लेते हैं। 129 कहता है कि विक्रम उर्वश्यम जो है उसका जो विदूषक जो है उसका गौतम नहीं है, मांडव्य नहीं है, माणवक, बिल्कुल। विक्रम उर्वश्यम जो है उसका विदूषक जो है वो कौन है? माणवक है। 129 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं 130 वाले प्रश्न में। तो 30 क्या कहता है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। कालिदासाय कवि कुल गुरु। कालिदास को कवि कुल गुरु की उपाधि जयदेव ने दी थी, है क्या कहीं ऑप्शन? बिल्कुल 6 नंबर का जयदेव, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 131 का, ये अपन चर्चा कर लेते हैं। 131 में क्या है? यक्ष कहाँ रहता है? रक्ष तो सबको पता है भाई, ये यक्षिणी अलकापुरी रहती है। यक्ष कहाँ रहता है? रामगिरी पर्वत पर रहता है। कालिदास से कह कृति अप्रचारित मोहमग्ना। अप्रचारित मोहमग्ना कृति कौन सी की जाती है? ऋतु संहार कह जाती है, ये ध्यान रखोगे। किरातार्जुनियम ग्रंथे कस्मिन सर्गे चित्र काव्य से। चित्र काव्य, ये देखते हैं आगे क्वेश्चन 133 का। 133 का जो है किरातार्जुनियम ग्रंथे कस्मिन सर्गे चित्र काव्य का प्रयोग 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। चित्र काव्य का ध्यान रखना कि किरातार्जुनियम जो है उसमें चित्र काव्य का प्रयोग कौन से सर्ग में है? तो पंचदश सर्गे है। माघ से प्रिय छंद है, माघ का मालिनी है। माँ से माघ से मालिनी, समझ रहे हो? ये मालिनी है। फिर 135 के क्वेश्चन में अपन आगे चलते हैं। 135 का क्वेश्चन हमें क्या इशारा करता है उसको समझते हैं। शिशुपाल वध नाटके कस्य पर्वतस्य। शिशुपाल वध में एक ही पर्वत है, रैवतक पर्वत है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पर्वत से संबंधित, नदी से संबंधित जो है प्रश्न आ ही जाता है। श्रीहर्ष अस्य मातु नाम। श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्ला देवी है। श्रीहर्ष की माता का नाम मामल देवी है। संस्कृत साहित्य से प्रथम नाट्यकार भास आते हैं, बिल्कुल कन्फर्म है, इसमें कोई बात ही नहीं है। 137 के बाद अपन बात करते हैं 138 में। 138 क्या कहता है? 138 क्या कहता है पढ़ते हैं। स्वप्न वासव दत्तम नाटके अंका संति। स्वप्न में स का मतलब 60, बिल्कुल, है ना, ये ध्यान रखना है। स का मतलब 60 है, बिल्कुल। मृच्छकटिकम नाटके विदूषक है। मृच्छकटिक में मैत्रेयी है। मृच्छकटिक में कौन है? मैत्रेयी है। मृच्छकटिक में कौन है? मैत्रेयी है। इसमें ये थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे पता है। आगे देखिए, भाष से लोक कथा मूलक कृति। भाष की जो लोक कथा मूलक है, कर्णभार नहीं है, बालचरित नहीं है, दूत वाक्य भी नहीं है, चारुदत्त उनकी जो है वो लोक कथा मूलक है। 140 के बाद अपन बात करें 141 में। 141 देखते हैं अपन। 141 क्या कहता है कि नाटक पाठ योजना या तत्व नास्ति। नाटक पाठ योजना का तत्व। नाटक में वाचन होता है, नाटक में अभिनय भी होता है, नाटक में व्याख्या भी हो सकती है, विचार विश्लेषण नहीं होता। तो इसका मतलब तत्व नास्ति ये नहीं। केवलम भाव ग्रहण अनुवाद भवति। केवल भाव ग्रहण छाया अनुवाद में होता है, ध्यान रखो। द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यक वर्तते। दो भाषाओं की जरूरत पड़ती है अनुवाद शिक्षण। 144 की बात कर लेते हैं। तो 144 में अपन बात करें, इसमें 144 क्या कहता है कि आचार्य भरत मुनि अनुसारण नाट्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य। तो भरत मुनि कहते हैं विनोद भी बात करते हैं, विश्रांति की बात भी करते हैं, हितोपदेश की मतलब एतानी सर्वाणी। इसका आंसर बनेगा
पद्य शिक्षण व्यास विधि भाष्य विधि होता है, ये ध्यान रखोगे। फिर है कि नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं, पूरा दिखाई नहीं दे रहा प्रश्न 146 बहुत फटाफट कर रहे हैं अपन लोग। विचार विश्लेषण तत्वम भवति अस्मिन् पाठ ने। विचार विश्लेषण हमेशा गद्य पाठ में होता है, ध्यान रखोगे। आगमन विधेय सोपनानि सन्ति, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। आगमन विधि में उदाहरण, पहले उदाहरण प्रस्तुत, फिर निरीक्षण और फिर नियम निर्धारण, ये याद रखोगे, का यही आंसर बनेगा। उदाहरण प्रस्तुत, निरीक्षणम और नियम निर्धारणम। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन, और 148 में क्या है इसकी बात करते हैं। शीर्षक प्रकटनम अत्र प्रश्नेषु। शीर्षक प्रकट, शीर्षक को प्रकट किया जाता है यहाँ पे कौन से प्रश्नों में किया जाता है, तो प्रस्तावना प्रश्नों में किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षते, सूक्ष्म शिक्षण जो है उसमें क्या सिखाया जाता है, तो कौशलानाम विकास है, भावाबोध है, विभिन्न विभिन्न प्रयोग है, पदार्थ बोध है, कौशलानाम विकास। हर्बर्ट ये पंचपदी विधेय पंचपदेशु इतना अस्ति, तो उन्मुखीकरण तो है भाई, अमूर्तीकरण भी है, सामान्यकरण भी है, नियमीकरण नहीं है, नियमीकरण नहीं है, ये इसका आंसर बन जाए जी। इस प्रकार से हमने जो है वो सभी प्रश्नों का क्या कर लिया है, समाधान हमने कर लिया है। और आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, और आपको प्रश्न कैसे लगे इसको आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और हमें हिम्मत प्रदान करें, ऊर्जा दें कि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। जय प्रयास, जय जय प्रयास।